स्वागत एवं अभिनंदन आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्लेषण। मैं आपका वक्ता सर्वेश और आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर। विषय के प्रारंभ से पूर्व हमें यह समझना अति आवश्यक है कि यह चर्चा में क्यों है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादियों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा के मध्य शांति और संयम बरतने का आह्वान किया है। हिंसा शुरू होने के बाद हुए संघर्ष और हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिसमें इजराइल में एक 30 वर्षीय भारतीय महिला भी शामिल है, जो गाजा से फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा रॉकेट हमले में मारी गई। प्रमुख बिंदु: भारत का रुख। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने यरूशलेम में झड़पों और हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से स्थिति को बदलने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने तत्काल शांति वार्ता फिर से शुरू करने और दो राज्यों के समाधान हेतु प्रतिबद्धता पर बल दिया है। अमेरिका का पक्ष: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई लोगों की जान लेने वाली इस घातक हिंसा को समाप्त करने का भी आह्वान किया है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि अगर इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया जाता है तो उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अरब दुनिया की प्रतिक्रिया: ईरान, कतर और तुर्की पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर चर्चा करें तो यह यरूशलेम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है। वर्ष 1948 के पहले अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस पर बाद में इजराइल ने कब्जा कर लिया। तब से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया है। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। इजराइल पूरे शहर को अपनी एकीकृत शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करता है। जबकि पूर्वी यरूशलेम को भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। फिलिस्तीनियों को पूर्वी यरूशलेम के पास स्थित शेख जर्राह से बेदखल होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम में जायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अल शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया गया। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल है। इसने पूरे क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायियों में भय पैदा कर दिया और कट्टरपंथियों ने अल अक्सा मस्जिद की रक्षा हेतु आह्वान शुरू कर दिया। वर्ष 2021 की शुरुआत में पूर्वी यरूशलेम के केंद्रीय न्यायालय में यहूदी एजेंसियों के पक्ष में अपने निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें न्यायालय ने 4 फिलिस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से बेदखल होने के निर्णय के पक्ष में दिया। यह समस्या अब भी अनसुलझी है, जो गंभीर बनी हुई है। हिंसा का वर्तमान स्वरूप वर्ष 2014 के बाद से सबसे गंभीर है, जिसमें फिलिस्तीनियों द्वारा रॉकेट फायरिंग और जवाबी कार्रवाई में इजरायलियों द्वारा किए गए हवाई हमले शामिल हैं। संघर्षों को भड़काने वाले कारकों पर ध्यान दें तो फिलिस्तीन में हमास शासन पर सर्वप्रथम चर्चा करने की आवश्यकता है। हमास वर्ष 1987 में खोजी गई मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की हिंसा शाखा है, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के हर इंच पर अल्लाह के झंडे को ऊपर उठाने की मांग कर रहा है। हमास फिलिस्तीनियों का अधिक कट्टरपंथी गुट है, जिसने अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलिस्तीन की तथाकथित राष्ट्रपति सत्ता न तो चुनाव करा रही है, न ही ठीक से काम कर रही है। हमास की तानाशाही और सीमाओं पर इजराइल की घेराबंदी फिलिस्तीनियों को परेशान कर रही है। इसके पश्चात दोनों राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पर चर्चा करें तो दोनों पक्षों में नेतृत्व संरचनाओं में अक्षमता और ठहराव है, जिससे बहुत से समूह नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं।
जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा पहले 2 वर्षों में इजराइल में 4 चुनाव हुए हैं और वे अभी अनिर्णायक थे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपना पद बरकरार रखा है, लेकिन केवल कार्यवाहक रूप में। विभाजित इजराइल पर चर्चा करें तो अरब इजराइल, जो आबादी का सिर्फ 20% है, समान जातीयता के कारण फिलिस्तीनियों के साथ है। अरब इजरायली और इजराइल के दूर दराज के समुदाय देश के अंदर गृह युद्ध जैसी गतिविधियों में लिप्त है। फिलिस्तीनियों से संबंध मुद्दे पर ध्यान दें तो फिलिस्तीनी लोगों की भावनाएं भी बदल रही हैं। उनमें से अधिकांश का कहना है कि वे द्विराज्य समाधान नहीं चाहते हैं। यह भी तय नहीं है कि हमास फिलिस्तीनी राज्य या फतह पर शासन करेगा या इनमें से किसी पर भी नहीं करेगा। फिलिस्तीनी हमास और फतह के बीच एक दूरी रही है और वे दोनों अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अंतिम फिलिस्तीनी हार का मुख्य कारण है। संयुक्त फिलिस्तीन अरब दुनिया और अन्य देशों की मदद से अब जितना हासिल कर रहा है, उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता था। वे भौगोलिक रूप से इजरायली क्षेत्र से अलग हो गए हैं, इसलिए यह अब एक व्यवहार्य राज्य नहीं है। साथ ही यहूदी हाथों में जाने वाली भूमि संबंधी मुद्दा फिलिस्तीनियों को और अधिक परेशान कर रहा है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपना महत्व खो रहा है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी कारणों से होने वाली बैठक को रोक रहा है और पूरी तरह से इजराइल के बचाव के अधिकारों को मान्यता देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यरूशलेम को इजराइल की वास्तविक राजधानी के रूप में मान्यता देना भी एक बड़ी समस्या बन गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का इजराइल के संबंध में अभी स्पष्ट रुख ज्ञात नहीं हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन किया था। हालांकि अमेरिका में मौजूदा प्रशासन ने तटस्थ रहने की बात कही है, लेकिन उसने इस संघर्ष में ज्यादा कूटनीतिक ऊर्जा का निवेश नहीं किया है। अब एक सकारात्मक चर्चा को बढ़ावा देते हुए हमें आगे की राह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, नेतृत्व परिवर्तन। दोनों राज्यों की राजनीति में नेतृत्व और पीढ़ीगत परिवर्तन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल या फिलिस्तीन दोनों प्रधानमंत्री काफी लंबे समय से सत्ता में हैं, क्योंकि सत्ता के लिए घरेलू अस्तित्व की राजनीति और अपने पद पर बने रहने की इच्छा इस क्षेत्र और उनके लोगों के व्यापक हितों पर हावी है। नई पीढ़ी के आने से द्विराज्य के समाधान हेतु पुनर्विचार की उम्मीद है। साथ ही हमास को संयम में लाना बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात अनुपातहीन प्रतिरोध को रोकना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों राज्यों की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए जिस तक के वे जवाबी कार्रवाई कर सकें। बल का अनुपातहीन उपयोग कोई समाधान नहीं है, वे केवल आतंकवाद और उग्रवाद पैदा करेगा। साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के पास संभवतः अमेरिका की तुलना में शांति वार्ता हेतु बेहतर मार्ग उपलब्ध हैं। अमेरिका का इस क्षेत्र पर उतना नियंत्रण नहीं है जितना पहले हुआ करता था। कतर और मिस्र पहले से ही शांति हेतु मिलकर काम कर रहे हैं। अंततः हमें भारत की भूमिका पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और इस दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। भारत के दोनों राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन एक को दूसरे के ऊपर चुनना बुद्धिमानी नहीं है। फिलिस्तीन चाहता है कि भारत वार्ताकार के रूप में कार्य करे, क्योंकि उनका विश्वास अमेरिका, चीन या रूस पर ज्यादा नहीं है। वार्ता को खत्म करने से पूर्व हमें निष्कर्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धरातल पर स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। तनाव बढ़ता जा रहा है और इनमें शामिल जटिल मुद्दों को देखते हुए यह समस्या निकट भविष्य में सुलझती नहीं दिख रही है। साथ ही शांति वार्ता कम से कम 2 दशकों से हो रही है, लेकिन यह व्यर्थ है। हालांकि शांति वार्ता के लिए भारत का रुख अभी भी कायम है। दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान पर पहुंचना होगा जो आपसी हित में हो,
लेकिन यह केवल बातचीत से हो सकता है, न कि रक्तपात से। सादर धन्यवाद।